हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 6 में पढ़ा था कि 6 के लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है और लीगल डिसेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि अगर लीगल डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में माइनर, इंसेन और इडियट 3 लोगों को कैलकुलेट किया गया था कि उनके ऊपर जो है ये सेक्शन 7, 8, 9 के प्रोविजन के साथ साथ सेक्शन 6 के जो है वो एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि सेक्शन 6 जो हमें बताता था लीगल डिसेबिलिटी किसकी होती है, फिर उससे रिलेटेड प्रोविजन 7, 8 और 9 में भी इंक्लूडेड है। ये मैंने आपको 6 की क्लास में भी बताया था। तो 6 जो कहता है लीगल डिसेबिलिटी की, और उसमें बोला है कि जब डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, मतलब जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है उसके बाद ही प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होता है। 7, 8, 9 को भी इनके साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो 8 है, ठीक है ना, वो 8 को हमें रीड जब करना होगा ना तो वो 6 और 7 जो है 8 के बिना रीड नहीं किए जा सकते। मतलब 6 में लीगल डिसेबिलिटी में क्या दिया कि जब लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी तब एक पर्सन का जो कि माइनर है, इंसेन या इडियट है, उसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होगा। लेकिन 7 को पढ़ा वहां पर भी दे दी एक्सेप्शन, 8 के बिना ये कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि 8 जो होता है स्पेशल एक्सेप्शन की बात करता है। तो अगर 6 में लीगल डिसेबिलिटी पढ़ ली है कि वहां पर प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो डिसेबिलिटी सीज होने के बाद देंगे। 7 में पढ़िए डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, लेकिन 8 को साथ साथ पढ़ना जरूरी है। तो ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है और इनको पढ़ना भी जरूरी है। और 9 एक और इम्पोर्टेंट बात कह देता है, कहता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। और मैंने आपको 6 में जो बताया था कि जब एक बार टाइम शुरू हो जाता है कैलकुलेट होना तो वो कभी नहीं रुकता। कोई एबिलिटी, कोई इनएबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी उसको नहीं रोक सकती है। तो एक बार प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो गया तो फिर वो नहीं रुकता है, ये सेक्शन 9 कहता है। और ये प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब लिमिटेशन एक्ट 1963 की मैं अगर बात करूं तो वो एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, इसमें बता देती हूँ। क्योंकि एलएलबी में हर जगह जो है सीपीसी के साथ ही आएगा, लेकिन इसका जो पोर्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है अगर हम एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। लेकिन अगर हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टेट्स में ये पूछा जाता है, तो इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अब चलते हैं सेक्शन 7 पर। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, यहाँ देखिए वन ऑफ सेवरल पर्सन, वन क्या वर्ड यूज हुआ है, वन और सेवरल पर्सन। जब एक या एक से ज्यादा लोग हैं, एक लोग है वो हमने सेक्शन 6 में पढ़ लिया, जब एक से ज्यादा लोग हैं तो सेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा। जिनके पास अधिकार है, क्या अधिकार है, सूट इंस्टीट्यूट करने का, एप्लीकेशन लगाने का, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी 6 में बताया था कि जब लीगल डिसेबिलिटी की बात होती है तो वो सिर्फ सूट और या फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे ही एप्लीकेबल होता है, वो अपील पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हमने आपको बताया था। तो कह रहे हैं कि लीगल डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, जब बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं और वो सबके पास इंटाइटल्ड है वो कोई सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, या फिर ये तो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर डिक्री लगाने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री लगाने के लिए, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री लगाने के लिए वो इंटाइटल्ड है। और उनमें से कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, कैसा डिसेबल, सेक्शन 6 में जो हमने पढ़ा था लीगली डिसेबल। तो कोई व्यक्ति अगर लीगली डिसेबल हो जाता है, और इसमें एक वर्ड यूज हुआ कॉन्करेंस, इसको ध्यान रखना, कॉन्करेंस से 2 लोग हैं, ठीक है, एक एम है एक एन है, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग एक सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है। अब इनमें से एम जो है इसकी जो है लीगल डिसेबिलिटी है, से वो माइनर है। अब ये माइनर जो है ये सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, तो अगर जो एन है वो सूट इस तरीके का है कि इसकी कॉन्करेंस के बिना कर सकता है, कॉन्करेंस मीन्स इसकी जो है सहमति के बिना अगर ये कर सकता है सूट इंस्टीट्यूट तो कर देगा। और अगर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, जब तक या तो ये इस कैपेबिलिटी नहीं अचीव कर लेता इतनी कि अपनी सहमति, अपना अग्रीमेंट दे पाए, या फिर इसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। दोनों चीजें हैं, या तो इतना कैपेबल नहीं हो जाए कि वो अपनी सहमति दे सके, मतलब अपने होशोवास में आ जाए, और अगर वो होशोवास में नहीं आता तो तब तक जब तक इसकी डिसेबिलिटी नहीं खत्म हो जाती तब तक ये जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। वन ऑफ सेवरल पर्सन, जब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अधिकार है सूट इंस्टीट्यूट करने का या एप्लीकेशन लगाने का, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की,
और उसमें से एक व्यक्ति को जो है, एक वन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को क्या हो जाती है, लीगल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में अगर उसकी सहमति के बिना डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर डिस्चार्ज की बात हो रही है क्योंकि लायबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर लायबिलिटी की कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है कि अगर कोई लायबिलिटी है, उसका सूट इंस्टीट्यूट उन्होंने करना है या एप्लीकेशन लगानी है, तो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज दिया जा सकता है उसकी कॉन्करेंस के बिना, जो कि डिसेबल हुआ है, तो सूट और एप्लीकेशन लग सकती है। लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता उसकी कॉन्करेंस के बिना, तो जब तक वो इस कैपेबल नहीं हो जाता कि वो कॉन्करेंस दे पाए, नंबर 1, या फिर जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, तब तक जो है सूट और एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। ये सेक्शन 7 कहता है। अब हमें समझ में आ गया कि प्रिविलेज तो मिल गया, सेक्शन 6 ने भी दे दिया लीगल डिसेबल को, 7 ने भी दे दिया। एक्सप्लेनेशन 2 है 7 की। सबसे पहले इसमें कहा कि ये जो सेक्शन 7 है हर तरह की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, हर तरह से हर जगह पर एप्लीकेबिलिटी है इसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 7 की है। फिर एक्सप्लेनेशन सेकंड में बात करिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। वहां कह रहे हैं कि जो मैनेजर है, मैनेजर कौन होता है, कर्ता, तो जो कर्ता है अगर उसके पास प्रॉपर्टी का सारा मैनेजमेंट है, कर्ता के पास प्रॉपर्टी का सारा मैनेजमेंट है, तो वो जो मैनेजर है, जो करता है, वो सभी मेंबर की तरफ से कॉन्करेंस दे सकता है, सहमति दे सकता है। लेकिन अगर उसके पास जो है मैनेजमेंट नहीं है, मतलब उसके पास पूरा रखरखाव का काम नहीं है प्रॉपर्टी का, तो उसकी कॉन्करेंस नहीं चलेगी, फिर तो सभी मेंबर की कॉन्करेंस चलेगी। लेकिन अगर वो सबके रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके हाथ में प्रॉपर्टी है तभी रिप्रेजेंट करता है सबको, तो फिर उसकी सहमति से काम चल जाएगा। तो 2 एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन 7 की। सेक्शन 8 देखिए कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया 6 और 7 में हमें प्रिविलेज तो मिल गया लीगल डिसेबिलिटी में, लेकिन उसके साथ एक्सेप्शन सेक्शन 8 में बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि सेक्शन 6 और 7 को पढ़ना है तो 8 को साथ में पढ़ना होगा। क्या क्या कहता है सेक्शन 8? सेक्शन 8 सबसे पहली बात ये कहता है कि जो सेक्शन 6 और 7 होंगे वो प्री एम्पशन के सूट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्री एम्पशन मतलब हिंदी में क्या होता है, शुफा, ये हम मुस्लिम लोग में पढ़ते हैं, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर डीम्ड टू एक्सटेंड, क्या कौन एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 6 और 7 में जो पढ़ा वो प्रीएम्पशन के केस में एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं है ना। तो लीगल डिसेबिलिटी का केस जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज में जब ये वाले केस होंगे तो वो एप्लीकेबिलिटी वहां नहीं है। फिर कह रहे हैं डीम्ड टू एक्सटेंड 3 years डेथ ऑफ पर्सन, 2 चीजों में है, एक तो लीगल डिसेबिलिटी की भी बात करी है 3 years के साल में, एक ये बात करी है डेथ ऑफ पर्सन। तो कह रहे हैं कि जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब सीज हो गई, जैसे इनसेन था तो व्यक्ति जो है सेन हो गया है, इडियट है अब वो सेन हो गया है, या फिर अगर वो मेजर माइनर था अब मेजर हो गया है, तो उसके 3 साल तक का टाइम दिया हुआ है कि किसी भी कीमत पे 3 साल से ज्यादा का टाइम उसको नहीं देंगे। प्रेस्क्राइब पीरियड जो है वो 3 साल से ज्यादा का हम उसको टाइम नहीं देंगे। जैसे कि हमने बात करी थी कि जब तक उसका डिसेबिलिटी सीज नहीं होती उसका टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा, उसका प्रेस्क्राइब पीरियड कब तक शुरू होगा, जब वो जो है उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है। तो कह रहे हैं वो टाइम पीरियड कितना, 3 साल दिया, उससे ज्यादा का नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से डेथ ऑफ पर्सन में भी जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसे मैक्सिमम उसके बाद 3 साल तक का अलाउड किया गया है। सेक्शन 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, को मैंने आपको बता ही दिया कि एक बार टाइम शुरू हो गया तो टाइम फिर एंड नहीं होता। इसमें कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम में एक और बात कही गई है कि क्या कहा गया, एक बोला डेटर है व्यक्ति, और डेटर है तो कोई ना कोई क्रेडिटर भी होगा, मतलब इससे उधार लिया गया है और इसने उधार लिया है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने बात की, कह रहे हैं कि अगर क्रेडिटर का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेटर है, क्रेडिटर का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, डेटर है, और डेटर जो है जब तक जो है डेटर के पास एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक तो केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। कह रहे हैं अगर क्रेडिटर की डेथ हो जाती है, क्रेडिटर की डेथ हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डेटर के पास था, इसकी स्टेट का मतलब इसकी प्रॉपर्टी का, और इसकी डेथ हो जाती है, तो जब तक इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तब तक इसके खिलाफ केस फाइल नहीं हो सकता। यानी जो भी इसके बिहाफ पे जो केस फाइल कर सकते हैं, मतलब इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो जब तक इसके हाथ में जो है स्टेट है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, तब तक इसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल सी ये बात कही गई है कि डेटर के पास जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज है क्रेडिटर की प्रॉपर्टी का, तब तक उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं हो सकता है। सेक्शन 9 ये कहता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम में देखिए
मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उसमें ये क्लोज पूछी जा सकती है, ये बात पूछी जा सकती है कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का क्या मतलब है, कि एक बार टाइम पीरियड शुरू हो गया वो एंड नहीं हो, किसी भी डिसेबिलिटी इनेबिलिटी से जो है वो बंद नहीं होगा, कोई एबिलिटी भी आ जाए तो भी नहीं बंद होगा, वो चलता रहेगा। और ये कहां पर दिया गया है, सेक्शन 9। इतनी बात आपको समझ लेनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट था, ऐसे सेक्शन 9 भी इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। अब डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल पर्सन ये भी है, लेकिन ये जो सेक्शन 8 है भले ही हम कह रहे हैं कि ये इनके साथ में रीड होना है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ऑल्दो ये इनके साथ में पढ़े जाना है और स्पेशल एक्सेप्शन की बात करता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन 6, 7 और 9 का पूछा जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। मैंने बहुत इजी कोशिश की समझाने की, अगर समझ आया हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।